नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो सेकंड लेसन है हमारे 10वीं की इकोनॉमिक्स का, उसमें भाग 2 पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और उसके कौन कौन से क्षेत्रक हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर और ज़्यादा गहराई से चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। इसी प्रकार संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक है, निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक है। तो अब आपके सामने एक एक पॉइंट से उन सब बातों को क्लियर करेंगे। जैसे आस पड़ोस में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के काम करने वाले कर्मचारी मिल जाते हैं, मजदूर मिल जाते हैं। तो अगर हम उनके ऊपर डिस्कस करें तो आपको अपने आप पता लग जाए कि ये प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है, द्वितीयक से है, संगठित से है या निजी क्षेत्रक या सार्वजनिक क्षेत्रक से है। जैसे हमारे आस पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर प्राथमिक क्षेत्रक से आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक से आएगा, तृतीयक क्षेत्रक से आएगा या संगठित क्षेत्रक से आएगा या असंगठित क्षेत्रक से आएगा या निजी या सार्वजनिक। तो डॉक्टर क्या है? किसी चीज का उत्पादन करता है? नहीं, बल्कि डॉक्टर अपनी सेवाओं को देता है। और सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? हम तृतीयक क्षेत्रक को। तो डॉक्टर किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्रक में। अगर संगठित और असंगठित क्षेत्रक की बात करें तो डॉक्टर एक संगठित क्षेत्रक के अंदर आता है, इनका एक अपना एक संगठन होता है। इसी प्रकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर निजी क्षेत्रक में भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्रक में भी होता है, क्योंकि डॉक्टर सरकारी डॉक्टर भी हो सकता है और अपने पर्सनल दुकान भी की हो सकती है उसकी, तो निजी क्षेत्रक में आएगा। इसी प्रकार अध्यापक क्या है? क्या कोई उत्पादन करता है या विनिर्माण करता है? अध्यापक अपनी सेवा देता है, तो ये भी तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। अध्यापक का संगठन होता है तो संगठित क्षेत्रक में आएगा। अध्यापक निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है, तो इसलिए अध्यापक निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक दोनों में आएगा। मजदूर क्या करता है? क्या कोई प्राकृतिक संसाधनों से किसी वस्तु का उत्पादन करता है या उसका विनिर्माण करता है या अपनी सेवाएं देता है? तो मजदूर अपनी सेवाएं देता है तो तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। ये इनका कोई संगठन नहीं होता, कोई वेतन, कोई काम, कोई घंटे निश्चित नहीं होते, तो इसलिए ये असंगठित क्षेत्रक में आएगा। और निजी और सार्वजनिक में निजी क्षेत्रक में आएगा। उसके बाद है धोबी, जो कपड़े धोता है, तो वो भी अपनी सेवाएं देता है, वो भी तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। ये भी असंगठित क्षेत्रक में आता है, इनका कोई संगठन नहीं होता और निजी क्षेत्रक में। इसी प्रकार जमींदार प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक। जमींदार किसी चीज का मतलब नई वस्तु को रूपांतरित नहीं करता, उसका रूप नहीं बदलता, परिवर्तित नहीं करता, तो वो भी अपनी सेवाएं देता है, तो तृतीयक क्षेत्रक। जमींदार भी असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है और निजी क्षेत्र। तो इस प्रकार आप अपने आसपास जितने भी वैसे काम करने वाले हैं, अगर उनको देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। इसी प्रकार आप जितने भी आपके आसपास काम करने वाले लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो अच्छे से इस प्रकार एग्जाम्पल आप करेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है इसी पर कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक आपस में एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये तीनों क्षेत्रक किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, किस प्रकार ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाते हैं, किस प्रकार ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, जीवन रेखाएं कहलाते हैं। आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करते हैं, उनसे नई नई वस्तुएं प्राप्त करते हैं।
जैसे अपने प्राथमिक क्षेत्रक से हम एग्जाम्पल ले कपास प्राप्त की, तो कपास का अपना योगदान हुआ देश की अर्थव्यवस्था में, लेकिन उसी कपास को आप द्वितीयक क्षेत्रक में लेके आते हैं, उसी कपास को आप फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं, उसका रूपांतरित कर देते हैं, कपास का आप कपड़ा बना लेते हैं, तो आपने उसका विनिर्माण कर दिया, द्वितीयक क्रिया कहलाएगी। और फिर कपड़ा को आप मार्केट में ले जाते हैं, कंपनी से या फैक्ट्री से निकलने के बाद जो कपड़ा है वो मार्केट में आता है। मार्केट में कौन लेके जाते हैं? व्यापारी लोग, संचार के साधनों के माध्यम से या परिवहन के साधनों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो वो क्या होगा? तृतीयक क्षेत्रक। उसको आपने क्या किया? बिक्री की। तो अगर हम यहाँ पर कपास बना के छोड़ दें तो क्या देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी? जब तक वो कपास मार्केट में बिक्री के लिए नहीं आ जाती है तो प्राथमिक क्षेत्रक अधूरा है। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्रक, जब तक तृतीयक क्षेत्रक को कोई उत्पादन नहीं मिलेगा, जब तक तृतीयक क्षेत्रक के लिए कोई वस्तु नहीं प्राप्त होगी तो तृतीयक क्षेत्रक भी अधूरा है। और फिर इनके बीच वाला द्वितीयक क्षेत्रक, जब तक आपके पास कपास है, क्या डायरेक्ट कपास मार्केट में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं? तो इस कपास को कौन खरीदेगा? फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले जो कपड़ा बनाते हैं वो। अगर हमने इसको बीच में से निकाल दिया तो क्या कपास की वैल्यू रहेगी? नहीं। तो इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही क्षेत्रक अपने अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का है, और ये तीनों ही क्षेत्रक आपस में मिलकर अच्छे ढंग से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था संगठित और असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं या काम करने वाले जो लोग हैं उनका काफी शोषण किया जाता है, और वो शोषण उन मजदूरों की अर्थव्यवस्था के लिए या उनके घर को चलाने के लिए क्या वो ठीक है? क्या वो अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं? तो इस प्रकार के शोषण से हम किस प्रकार उनको बचा सकते हैं? तो सरकार को चाहिए कि एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करे, एक निश्चित वेतन निर्धारित करे उन मजदूरों के लिए और उनको सुरक्षा दे। कोई मजदूर काम करते हुए मान लो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से क्या है, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी मुआवजा बनता है या उसके स्वास्थ्य की देखभाल का जो खर्च होता है वो सरकार को देना चाहिए। उनके लिए वेतन निश्चित करना चाहिए, उनके लिए समय निश्चित करना चाहिए, उनके लिए घंटे निश्चित करने चाहिए। मतलब जिस प्रकार एक संगठित क्षेत्रक की जो सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है, उसी प्रकार एक असंगठित क्षेत्रक के लोगों को वो सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। एक किसान है, उसने खेती की, पूरे 6 महीने उसने अच्छे से काम किया, लेकिन 6 महीने जैसी उसकी फसल पकने के तैयार हुई और वहां पर किसी ऐसी क्रिया से, किसी ऐसे गलत कार्य से उसकी फसल खराब हो जाती है, तो उसको सरकार की तरफ से उस फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उस किसान ने 6 महीने अपने परिवार के साथ उस खेत में काम किया था, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। उसका एक वही रोजी रोटी का दिनचर्या थी, लेकिन उसकी जो फसल खराब हो जाती है तो सरकार को चाहिए कि उसकी फसल का मुआवजा दे ताकि वो भी अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सके। तो इस शोषण से बचने के लिए मजदूरों को भी एक संगठन बनाना चाहिए, उनकी आवाज को ऊंचा उठाने के लिए एक संगठन होना चाहिए ताकि वो सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। अब बात आती है सरकार कि सरकार किस देश के विकास में या किसी देश के विकास में क्या भूमिका होती है। सरकार किसके अंदर आती है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। और सरकार का क्या कार्य होता है? लोगों के लिए कल्याण के कार्य करना। सरकार किसी भी देश के विकास में एक सबसे मुख्य धारा है। अगर सरकार किसी देश के लिए अच्छे कार्य करती है, वो अच्छे कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले सरकार को चाहिए कि उस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे,
तो अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया जाए ताकि अच्छी शिक्षा के बाद उनको अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके। लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए सरकार को। लोगों का अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा कार्य करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए सरकार को कि वे अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाए। तो सरकार को जो जरूरत की चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, जो किसी भी व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए होती है, उन चीजों का प्रबंध करना चाहिए। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, परिवहन के अच्छे साधन हो। तो इस प्रकार की जो सरकार की एक व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था अच्छे तरीके से होगी तो सरकार अपने देश को आगे लेके जा सकती है। तो आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जितने भी ताकतवर राष्ट्र हैं, वो अपने जो मुख्य सुविधाएं होती हैं लोगों के जीने के लिए, उन पर ज्यादा खर्च करती है। चाहे वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वहां की शिक्षा के ऊपर हो, चाहे वहां के किसानों के ऊपर हो, चाहे वहां के मजदूरों के ऊपर हो, चाहे वहां के असंगठित क्षेत्र के लोगों के ऊपर हो, चाहे वहां की सड़कों के ऊपर हो। जितना भी सरकार अपने देश की गरीब जनता के ऊपर जितना खर्च करेगी, वो देश उतना ही आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, हाल फिलहाल में जो एक महामारी फैली हुई है, इससे पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ गई। तो इस बेरोजगारी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या करे सरकार कि ये अर्थव्यवस्था दोबारा से उस पटरी पर आ सके? तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कहां से मिलेगा? उद्योग धंधों से। तो उद्योग धंधों के जो ठप हो चुके हैं हाल फिलहाल में, उनको शुरू करने के लिए सरकार की नीति होनी चाहिए। सबसे पहले उद्योग, कंपनियां, फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी है, उनको शुरू करना चाहिए ताकि उनमें लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए सरकार का कि जो गरीब जनता है, जो आज भूखमरी से मर रही है, जिनके पास रोजगार नहीं है, अपना आवास नहीं है, उनको हर महीना एक निश्चित वेतन उनके, या ये कह सकते हैं कि मुआवजे के रूप में उनके अकाउंट में सरकार भेजे। क्योंकि गरीब जनता के पास अगर पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे वस्तुओं को खरीदने की, और जब वस्तुओं को खरीदने की मांग करेंगे तो मार्केट में दोबारा से पैसा आएगा, उद्योग दोबारा से शुरू होंगे। और क्या करना चाहिए सरकार को कि इस बेरोजगारी की जो दर है उसको कम किया जा सके, लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध किए जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको शुरू करना चाहिए। शहरी क्षेत्र से बाहर जो उद्योग हैं उनको दोबारा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर जो उद्योग होंगे वहां तो हम फिर एक जो सामाजिक दूरी है उसको नहीं बना के रख सकते। मतलब शहरी क्षेत्र से दूर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं उनको शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार हम हाल फिलहाल इस समय से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, नरेगा, जिसको आज हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। नरेगा भी क्यों चलाया गया था? ये 2005 में एक कानून बना था। ये भी कानून इसलिए बना था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता, तो उनको इस कानून के तहत 100 दिन के लिए कार्य दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत थी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऊपर उठाने के लिए। तो जो नरेगा है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार की गारंटी देना, फिर इसको बदल कर क्या रख दिया? मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये कानून बना था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मनरेगा 2005। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को कार्य नहीं मिलता
उन लोगों के लिए 100 दिन के लिए काम निश्चित करना। अगर उनके लिए 100 दिन का काम निश्चित नहीं होता तो सरकार अपनी तरफ से उनको 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता एक न्यूनतम वेतन सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किया गया है नरेगा मजदूरों के लिए, वो उनके खाते में डलवाएगी। तो नरेगा के तहत किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? नरेगा के तहत गांव के विकास के कार्य किए जाते हैं। ज्यादातर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, जैसे गांव की जो निकासी है कृषि क्षेत्र के लिए उसमें सुधार करना, गांव के तालाब है उनमें साफ सफाई की व्यवस्था करना, गांव के चारों तरफ पौधारोपण करना, मतलब गांव के विकास के कार्यों के लिए नरेगा शुरू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बेरोजगार लोगों को एक रोजगार देना और गांव का भी विकास साथ में हो जाए। 100 दिन के लिए ये योजना चलाई गई थी। किसी भी एक जो वर्ष में लोगों को 100 दिन तक रोजगार मिल सके, उसके तहत ये योजना चलाई गई थी। बाद में इसका नाम में बदलाव किया गया, जिसको अब मनरेगा के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार की अलग अलग योजनाएं अगर सरकार लेके आएगी गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तो देश की जो ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए गरीब जनता को या गरीब लोगों को ऋण मुहैया करवाया जाए सस्ती दर पर, उनके उद्योग स्थापित करवाए जाएं ताकि उनको भी रोजगार मिले और वो अपने दिनचर्या को चला सके। तो इस प्रकार हम भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इस लेसन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आपके अपने YouTube चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय।